आप सभी को नमस्कार। अयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और कारगिल दिवस की और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास आज आप लोगों को देरी से मिल रही है, तो इसके लिए खेद है। तो चलिए हम जो है कि प्रश्नों की श्रृंखला एक लेकर चल रहे हैं जो एक टेस्ट सीरीज के रूप में है, और आप लोग देख भी रहे हैं इसको, है ना। बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है ये। तो इसको अच्छे से आप लोग जो है कि एनालिसिस कीजिए और प्रैक्टिस इसको बार बार कीजिए वीडियो को देखकर। देन आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। हम बाल विकास के प्रश्न कर रहे हैं, ये यूपी टेट जो आपके प्राइमरी के लिए भी मान्य है और जूनियर प्राइमरी के लिए भी। देन सुपर टेट सी टेट के लिए भी ये आपके काम आने वाला है, और रीट का जो एग्ज़ाम राजस्थान में होने वाला है उससे संबंधित भी सभी प्रश्नों को एक तरीके से समायोजित करके टेस्ट सीरीज बनाकर आप सभी लोगों को कराया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। संवेद जो सामान्यतः सुख देता है, आत्माभिमान, करुणा, एकाकीपन, भूख। तो देख लीजिए आप लोग की संवेद, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से जवाब दीजिए। आत्माभिमान, यहाँ पे आत्माभिमान हो गया, आई थिंक आत्म स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन खैर कोई नहीं, तो इसका ये मतलब है। चलिए प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त अस्थाई भाव है? अमूर्त अस्थाई भाव है। निवास स्थान, आदर, पशु, क्रोध। निवास स्थान, आदर, पशु, क्रोध। अमूर्त भाव की बात की जा रही है यहाँ पे, तो जल्दी से आप लोग बताइए क्या है? आदर है। क्या है? आदर है। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना जिसका उदाहरण है। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना जिसका उदाहरण है। सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? वो निष्क्रिय सहानुभूति होगा, क्योंकि आप एक निष्क्रिय सहानुभूति दे रहे हैं, उसके लिए कुछ कर थोड़ी ना रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? जब आप किसी को कुछ देते हुए दो शब्द कहते हैं तो सक्रिय सहानुभूति में कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी आकाश को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था एक ज्वर है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन करता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो कौन सा होगा इसका? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, कौन सा होगा? फोर्थ होगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। हम सभी लोग इस अवस्था से गुजर चुके हैं। तो आप लोग एक बार पीछे जाके जरूर देख सकते हैं कि जब आप 12-13 साल, 14-15 साल के थे तो आपके साथ कैसी एक्टिविटीज़ हो रही थी। ठीक है, इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सलाह देते हैं, और आप अपने एज के हिसाब से सोचते हो तो लगता है कि ये तो बेकार में जो है कि मार्गदर्शन देने में लगे पड़े हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में जो भी आपका शुभचिंतक है, अगर आपके लिए कुछ कहता है तो उसका अपना अनुभव है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकता है इसका? परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। ठीक है, जो जीवन पर्यंत आपके साथ चलता रहता है। आप देखते हैं लाइफ में आपके उतार चढ़ाव आता है। कभी आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, कभी आपके पास नहीं होंगे। तो कभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी आपको फीवर हो जाएगा, फिर कभी आप बिल्कुल खुश रहेंगे, कभी आप दुख रहेंगे। तो ये एक परिवर्तन होता रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज जो ये श्रृंखला है, आज 80 प्रश्नों की श्रृंखला है आप लोगों के लिए, और आगे से आपको साइकोलॉजी की यानी कि बाल विकास की 80 प्रश्नों की ही श्रृंखला देखने को मिलेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है ये बताना आपको। शारीरिक विकास है, मानसिक विकास भी है, समूह का महत्व है। तो कौन सा नहीं होगा? तीव्र समायोजन।
क्योंकि दोस्तों सॉरी अभ्यर्थियों एंड विद्यार्थियों, तीव्र समायोजन ही नहीं होता है। किशोरावस्था में बच्चों का मन भटकता रहता है, कभी कुछ करने का मन कहेगा, कभी कुछ करने का मन कहेगा। और आप सभी लोग इस अवस्था से गुजर चुके हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इस बात का ध्यान रखना। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे की संकल्प शक्ति को, बच्चे के आत्मविश्वास को। प्रश्न नंबर 7 है, शारीरिक विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं या उनको थकावट होती है तो ये मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक विकास को डैमेज कर देते हैं। कहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा ग्रो कर रहा होता है, लेकिन अगर उसको फीवर हो गया या कुछ हो गया, ऐसी बात कुछ हो जाती है, उसका शारीरिक विकास रुक जाता है, लेकिन मेंटल जो रहता है वो डेवलप होता रहता है। ठीक है। थकावट में अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रत्यय बता दीजिए तो क्या होगा? जरा प्रत्यय बता दीजिए। प्रत्यय थकावट का तो क्या हो जाएगा? आवट। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, मार्गन ने, क्रॉनब्रैक ने। प्रश्न नंबर 8 किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा था इस बात को। आप लोग बीएड की बुक जरूर जाके पढ़ लेना साइकोलॉजी की, वहीं से मैंने मैक्सिमम प्रश्न उठाए हैं और वहीं से मैक्सिमम प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एकदम सही आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। कुछ लोग कोचिंग वाले नहीं देते, कहते हैं कि अभ्यर्थी ताकि हमारे पास ही आए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। आपको जहाँ से जो भी कंटेंट अच्छा मिलता है, मतलब आप वहाँ से सीखने की कोशिश करो, यही तो लाइफ में चेंज लाता है। ठीक है। किसी एक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में नहीं है? सीखने के संबंध में नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सीखना कुछ नया करना है, बिल्कुल है, सीखने के संबंध में हो गया। सीखना अनुभवों का संगठन होता है, बिल्कुल भी है, सही है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। अब आप ही सोचिए, क्या बिना किसी उद्देश्य को आप सीखते हैं? आप इस समय ऑनलाइन क्लासेस मेरे से ले रहे हैं, किस उद्देश्य से ले रहे हैं? सीखने के उद्देश्य से ले रहे हैं, ताकि आपकी नौकरी लगे, आप यूपी टेट पास हो जाएं, है कि नहीं? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फिर तीसरा ही हो जाएगा इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? उपयोग उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए। जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, इसका जवाब फटाफट दीजिए। प्रश्न नंबर 10 क्या हो जाएगा? अभ्यास का नियम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम अवरोधक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम अवरोधक नहीं है? प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 जल्दी से जवाब दीजिए। अधिगम परिस्थिति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, अदा इकाई, स्मृति भंडारण इकाई, प्रदा इकाई। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा, बीएड में जो अभ्यर्थी सीसीएस यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, बाकी देखिए अदर यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस होता है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पता तो सबके बारे में है। तो जो थर्ड पेपर होता है ना, टेक्नोलॉजी वाला जिसको हम बोलते हैं, उसको भी आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपका समझ लीजिए कि बहुत सहायक है। ठीक है ना? तो 12 का जवाब दीजिए, कौन सा होगा? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, जिसको बोलते हैं सीपीयू इंग्लिश में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? नाटक, ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण। प्रश्न नंबर 13 ओवरहेड प्रोजेक्टर। आप लोग आंसर देने में देरी कर रहे हैं तो हम ही आपको जवाब दे देते हैं। ठीक है। क्योंकि यह प्रश्न, ये जो श्रृंखला है, यह 80 प्रश्नों की है, तो मैं इसको, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको 30 से 40 मिनट में फिनिश करूं। क्योंकि देखिए जितने कम समय में आप क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी देखो, मैं ये भी सोच रहा था कि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण का प्रकार, तो जब ये प्रश्न आ गया तो इसके बारे में मैं ये सोच रहा था कि पूरे विस्तृत रूप से आपको बताया भी जाए।
लेकिन वहाँ मैंने ट्राई करके देखा तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी हम क्या करते हैं कि 15-20 अगस्त तक हम एक प्रश्नों की श्रृंखला चलाते हैं। आफ्टर डेट डिटेल क्लासेस भी इन्हीं से सबसे रिलेटेड होंगी और फिर बाद में इन्हीं का हम रिवीजन भी करा देंगे आपको। 115 नंबर, 120 नंबर गारंटी से मैं आपको बताता हूँ कि आपके यूपी टेट में कहीं नहीं गए हैं। 100% आपको 120 नंबर, 115 नंबर जरूर आएंगे, मतलब 100+ नंबर तो आने ही आने हैं। केवल आपको अकॉर्डिंग टू मी आपको स्टडी करनी है। आप देख लेना 100+ नंबर आप लेके आएंगे और सुपर टेट में भी आपका 100+ नंबर होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। लेकिन एक सही वे में चलिए, एक सही कंटेंट को फॉलो कीजिए, क्वालिटी में बेहतरीन बनाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे थे हम। तो कक्षा में संप्रेषण का प्रकार है शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, इनमें से कोई नहीं, या 4 है ए और मतलब 1 और 2, तो दोनों यही हो जाएगा। अनुदेशन प्रणाली का उपनाम, देखिए मैं जो बात आपसे कह रहा था कि टेक्नोलॉजी थर्ड पेपर आप लोग पढ़ लेना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। अनुदेशन का प्रणाली उपनाम है बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, समस्या केंद्रित है, कक्षा केंद्रित है, कक्षा कक्ष केंद्रित है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, हम यहाँ पे जो है कि एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रणाली की बात कर रहे हैं, अनुदेशन प्रणाली की बात कर रहे हैं। अनुदेशन प्रणाली आप अगर जाएंगे थर्ड पेपर में पढ़ेंगे तो किससे रिलेटेड है, अनुदेशक प्रणाली समस्या केंद्रित है। देन आपको साइकोलॉजी में भी मिलेगा, लेकिन थर्ड पेपर भी पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी और थर्ड पेपर दोनों पढ़ लेंगे ना बीएड का, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका साइकोलॉजी। और जो भी आपका कहते हैं ना पेडोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आते हैं, उसमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी आपको। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यह संतुलन प्रदान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह समस्या का समाधान करता है, या समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, यह आपको बताना है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। सामाजिक परिवेश। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए जैसे जैसे टेस्ट सीरीज आगे बढ़ेगी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों से बोला भी है कि कम से कम 1000 क्वेश्चन आप साइकोलॉजी कर लेंगे और उसके बाद आपको इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप से आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो 30 में से 25-26 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है यह बताना आपको। पहला है नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, अधिगम ज्ञान का सृजन कर सकता है, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, अधिगम स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 18 का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, ये सभी, तो ये सभी आ जाएगा इसका, ठीक है। विचार गोष्ठी विधि आप लोग देख रहे हैं इस समय बहुजन समाज पार्टी मायावती की जो पार्टी है आप लोग देखते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जो इस समय एक ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो संगोष्ठी विचार चल रहा है, मतलब विचार गोष्ठी की वो कार्यक्रम पूरे 18 मंडलों में उन्होंने जारी कर दिया है। तो खैर देखो वो तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ये बच्चों से संबंधित भी ये करने की बहुत ही बेहतरीन विधि है, इससे बच्चे बहुत सीखते हैं। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, विचार, विवाद, सूचना या तर्क वितर्क। बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। विचार आना चाहिए, क्या आना चाहिए, विचार आना चाहिए। आपकी कक्षा में बालकों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका है, आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आप सभी लोग गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, ऐसा मेरा कहना भी है और ऐसी मेरी आप सबको विशेष भी हैं और ऐसा होगा भी। तो जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका, इसी बात पे आपकी क्या भूमिका होगी कक्षा में बालकों के सामाजिकरण करने के लिए, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, मानव अनुभव, व्यावसायिक संगठन, या ये सभी।
22 का मानव अनुभव होगा। ये सभी करके मत आ जाना गलती से। प्रश्न नंबर 23, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। भौतिक वातावरण, वंशानुक्रम, एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो सकता है? सिंपल सा आंसर इसका दोनों हो जाएंगे। किसी बालक में समाज द्वारा होने वाली सामाजिकरण है। धार्मिक कट्टरता, जाति प्रथाएं, राजनैतिक विचारधाराएं, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 24, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। प्रोटीन, विटामिन, जीन्स। बहुत आसान प्रश्न है, इसके बारे में जिक्र भी कर रहा था, आप लोगों को याद है इससे पहले। तो क्या हो जाएगा? जीन्स। आनुवंशिकता का मतलब कि जो आपका एक वंशज चला आता है, वंशज जिस चले आते हैं, उनके कुछ न कुछ गुण आपके अंदर रहते हैं। आपके जैसे माता पिता हैं, आपके माता पिता के गुण आपके अंदर आ सकते हैं। अगर आपके माता पिता के गुण नहीं आएंगे तो फिर आपके दादा दादी के आ जाएंगे, ऐसा रहता है। निम्न में से क्या आजकल दी जा रही शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? बालकों को भविष्य को सुधारती है। इसमें ज्ञान का सैद्धांतिक इसमें ज्ञान का स्वरूप एकदम सैद्धांतिक है। इसमें उच्च श्रेणी का है। इसमें ज्ञान का स्वरूप नीरस है। प्रश्न नंबर 26, जवाब दीजिए। इसमें ज्ञान का स्वरूप एक सैद्धांतिक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त एज आप बता दीजिए, उम्र। 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 18 से 24 वर्ष। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, पूर्व प्राथमिक की बात कर रहा है नहीं? तो 27 का क्या हो जाएगा? 2 से 6 वर्ष। मतलब वही जो LKG UKG में बच्चे पढ़ते हैं, इतना तो समझिए आप लोग, उसी को कहते हैं ना पूर्व प्राथमिक। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लेव वेगोस्टी ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, स्किनर ने। मैंने आप सभी से हमेशा कहा है कि ये सभी जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी यहाँ पे राइटर देख रहे हैं आप। प्रश्न नंबर 29, सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि पर, बच्चों के घर के पास स्थित मंदिर पर, बच्चों के सभी समूह पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 29, तो बच्चों के सभी समूह पर। आपके अनुसार शिक्षण का स्वरूप है? एक अंतः प्रक्रिया मात्र है, सीखने में सहायक प्रक्रिया है, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति का मध्य संबंध है, या ये सभी है? प्रश्न नंबर 30, तो ये सभी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, ये प्रश्न रिपीट हो गया, पहले सेट में था ये। कौन सा होगा? धर्म। कौन सा होगा? धर्म। बाकी सब आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 32, तो क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है? अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 33, तो विकास गति का सिद्धांत। किसी बच्चे के विकास का निर्माण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग शाब्दिक अर्थ है तीव्र गति, क्रोध, भावना, उत्तेजित दशा। जल्दी से जवाब दें आप लोग। अच्छा एक चीज़ बताओ, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा मैं? क्या हो जाएगा? उत्तेजित दशा हो जाएगा, ठीक है। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक विषय को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो जल्दी से जवाब दीजिए इसका क्या सही हो सकता है। बच्चों के अच्छे प्राप्तांक दिलाने में समर्थ होंगे आप, यह सबसे आसान शिक्षण है। बच्चों के समाजीकरण में आप सहायक होंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किस में आप सहायक होंगे? बच्चे के सामाजिकरण में आप सहायक होंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न भी एक आया था। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव ये तो है, बुद्धि का प्रभाव, चरित्र का प्रभाव, उपरोक्त में से
कोई नहीं। प्रश्न नंबर 36, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी प्रभाव पड़ते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो हमने हमेशा कहा है पियाजे जी को भूलना नहीं है, आपको पियाजे जी को याद रखना है, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे? पियाजे साहब हो जाएंगे। पूरा इनका कब्जा है सुपर टेट में और मतलब साइकोलॉजी बाल बाल विकास में, ठीक है, बाल मनोविकास में। बार बार कहने के बावजूद कोई बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसकी इस समस्या का उपचार कैसे करेंगे? उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे, उसे कक्षा में नहीं घुसने देंगे, पाठशाला में प्रधानाध्यापक उसकी सूचना देंगे, उसे अनदेखा कर देंगे। प्रश्न नंबर 38 जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा तारे ज़मीं पे मूवी, मैंने आपको इससे पहले भी उदाहरण दिया था। कभी भी आप जब शिक्षक बन जाएंगे, कोई भी बच्चा अगर सरकारी विद्यालय में, तो आप जाएंगे गवर्नमेंट शिक्षक बनेंगे, लेकिन आप लोग वहाँ पे ईमानदारी दिखाइएगा। क्योंकि मैंने ये देखा है ना दोस्तों, जब तक वो शिक्षक नहीं बने रहते तब तो उनके अंदर बड़ी लालसा रहती है कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ जाने के बाद अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में लिखवा देंगे ना, और बाकी जो बच्चे सरकारी स्कूल के पढ़ने आते हैं वो कहते हैं अरे ये तो वैसे ही हैं, आ जाते हैं। इनको तनिक से भी शर्म नहीं आती कि उन्हीं बच्चों की वजह से तुम्हें 40-50 हज़ार सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट तुम्हें तनख्वाह देती है, और तुम उन बच्चों का अनादर करते हो। मतलब आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इस पूरे दुनिया में कोई भी अगर 2 रुपये करप्शन से खाता है ना दोस्तों, तो वो जो करप्शन का पैसा होता है वो गरीबों का होता है, वो एक आम आदमी का होता है, वो एक आम इंसान का होता है। इसलिए जीवन में केवल और केवल ईमानदारी की ज़िंदगी जीना मेरा ऐसा मानना है, और आप सबको भी मैं यही सजेशन दे रहा हूँ। बड़ा सुकून है, बड़ी संतुष्टि है। किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए। हाँ, यदि आपसे नहीं होता है तो आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए या तो मना कर दीजिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको मना भी नहीं किया जा सकता, बट कुछ देर बाद मना कर दीजिए, लेकिन धोखा मत दीजिए किसी को। आप ये समझ लीजिए कि कहीं से भी अगर आपको 10 रुपये फालतू के मिल रहे हैं ना, मतलब किसी गलत तरीके से अगर मिल रहे हैं फालतू के, तो वो एक आम आदमी का पैसा है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। चलिए खैर, भावनाओं में बह जाता हूँ मैं भी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए 38 का। सीधा सीधा क्या करेंगे? अभिभावक को सूचित करेंगे, और ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ कि शिक्षक बनने के बाद आप लोग अपने कर्तव्य पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है भूगोल के सिद्धांतों हेतु, आर्थिक सिद्धांतों हेतु, बच्चों के समाजीकरण में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 39, तो क्या हो जाएगा? बच्चों के समाजीकरण में। देखिए दोबारा से रिपीट हुआ प्रश्न है। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। निरंतरता का सिद्धांत है दोस्तों, ये निरंतरता का क्या सिद्धांत है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है राष्ट्र का, डम्बिल का, मन का, मैकडूगल का। 41 का जवाब दीजिए, किसका होगा? ये राष्ट्र का होगा। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 42 क्या हो जाएगा? बहु अनुक्रिया का नियम। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? डॉक्टर एस जलोटा नाम सुनने में बेशक थोड़ा सा है, लेकिन ये बड़े विद्वान थे, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता, चित्रांकन परीक्षण। प्रश्न नंबर 43, तो साधारण मानसिक योग्यता का इन्होंने उद्देश्य दिया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक। देखो बुद्धि एक शब्द है, बुद्धि के बारे में पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, बाकी बुद्धि के बारे में मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, या जो हमारी फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएगी डिटेल में, ठीक है ना। थॉर्नडाइक, क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे पड़े हैं, 7-8 तारीख को परीक्षा है, तो जो फैकल्टीज़ हैं वो लोग भी तैयारी में सब लगे पड़े हैं, तो इसलिए उनको समय नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने कहा चलो ठीक है, हम एक प्रश्नों की श्रृंखला ही लेके चलते हैं।
जो आपको भी थोड़ा सा आनंद आएगा और आपका भी रुचि बनेगा पढ़ने में, और इससे थोड़े से लोग प्रभावित भी होते हैं। और अच्छे प्रश्न हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो 7-8 तारीख के बाद जैसे वो लोग फ्री हो जाएंगे, आपको डिटेल्स में क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कौन है, जल्दी से बताइए। स्पीयरमैन को मत भूलना आप लोग, यही है। इनमें से किसका नाम सुजनन सात्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, राश, गाल्टन, वुडवर्थ। कौन है? गाल्टन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? युंग ने, क्रेसमर ने, कैनन ने, स्पेंजर ने। प्रश्न नंबर 46, क्रेसमर ने। सृजनात्मकता बहुत ही बेहतरीन ये शब्द है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 101% आता है। मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है कोल एवं ब्रूस का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का, ड्रेवेलहल का। तो किसका है? क्रो एंड क्रो का है। पहले जब मैं बीएड में एडमिशन लिया था तो जब क्रो एंड क्रो देखता तो मैंने कहा कौआ कहाँ से आ गया यहाँ पे, क्योंकि क्रो माने कौआ होता है नहीं। तो सोचता था क्रो एंड क्रो भी कोई नाम है, लेकिन फिर जैसे जैसे हम आगे पढ़ाई करना जारी रखे, धीरे धीरे समझदारी हुई तो लगा कि वाकई में भाई ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि जिनके नाम अजीब व गजीब हैं, लेकिन वो बड़े महान व्यक्तित्व हैं। ठीक है, तो क्रो का मतलब मैं कौवा समझता था। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली जो सीनियर वगैरह पढ़ाई करते थे तो उनकी बुक में देखता था तो कहता था ये क्रो एंड क्रो क्या है। बीएड में एडमिशन लेने के बाद जब पढ़ा तो समझ में आ गया कि क्रो एंड क्रो क्या है। ठीक है, खैर चलो। प्रश्न नंबर 48, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? 48 का मध्य किशोरावस्था है। इस बात का ध्यान रखना, विद्रोह का मतलब यह नहीं कि कहीं अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा करने से, वो एटलीस्ट उसी से रिलेटेड है एक तरीके से। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित, स्वाभिभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिगम महत्वपूर्ण, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। 49, जल्दी से जवाब दें आप लोग। जन्मजात होता है दोस्तों एंड अर्जित। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? प्रश्न नंबर 50 का जवाब दीजिए। मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद एंड संबंधवाद। तो गेस्टाल्टवाद है ये। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? निरर्थक, विलियम्स जेम्स ने, एमवी गॉथ ने, स्किनर ने एंड बार्लेट ने। 51, तो किसने किया था? एमवी हॉश ने किया था। सीखने के नियम दिए हैं पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोलबर्ग ने। तो किसने दिए हैं सीखने के नियम? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो देखिए, नकारात्मक सकारात्मक तो होता ही है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, गतिशीलता, अभिवृद्धि, आनुवंशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 54 क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाने से अभिवृद्धि हो जाएगा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? डीवी का, रॉस का, क्रूज द्वारा या गिलफोर्ड द्वारा? प्रश्न नंबर 55 का जवाब दीजिए, कौन है? रॉस द्वारा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रश्न नंबर 56 का कौन सा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है। आसान सा प्रश्न था ये। संवेग का शाब्दिक अर्थ दोबारा से रिपीट हो गया ये। 58 का जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। सीखना व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ा दिया है
क्योंकि 80 प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे में निमट जाइए। 26-27 मिनट तो हो ही गए हैं, 24 मिनट आई थिंक। कौशल सीखने की पहली अवस्था: अनुकरण, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय। प्रश्न नंबर 60 का तो क्या होगा? अनुकरण से ही सीखते हैं आप। परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हॉल ने, अल्बर्ट बाट्रा ने, स्किनर ने, पावलॉव ने। 61 का पावलॉव ने। इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग, तब तक मैं जरा पानी पी लूं। जल्दी से बताएं। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, यह कथन किसका है? मैक्यूगडल, मेलवी, स्किनर एंड सुरेश भटनागर। सुरेश भटनागर की पुस्तक पढ़ते होंगे आप लोग, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है। कौन से है? मैक्यूगडल है। संकेत अधिगम जो गेने के सीखने के समानता जाना जाता है: साहचर्य अधिगम, परंपरागत संबंधता अधिगम, उद्दीपन क्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम। प्रश्न नंबर 63 का जवाब दीजिए आप, क्या है? परंपरा संबंधता अधिगम। देखिए, टेक्निकल इश्यू की वजह से बड़े मुश्किल से ये क्लास मैंने आज शुरू कर पाया हूँ, और अभी भी दिक्कत हो रही है थोड़ा थोड़ा, आपको सही बताऊँ। अब आप लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लास इतनी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। ऑफलाइन सबसे आसान है। ऑनलाइन में कैमरा सेट करना, फिर जो भी आपने पीपीटी तैयार किया है वो सही पोजीशन में वर्क कर रही है नहीं कर रही है, मतलब है ना, और साथ साथ इसको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, सभी काम करने पड़ते हैं इसमें, तो काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। यह है कि महीने में 2-4 बार तो देखने को मिलती है, ज़्यादा तो नहीं, 2-4 बार हो जाती है। खैर चलिए, प्रश्न नंबर 63 का जवाब दीजिए। हो गया। 64 पे आ जाइए। किसी पहलू के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ बताई जाती हैं: निरोधात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, उपचारात्मक पहलू, संरक्षणात्मक पहलू। जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग, कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा इसका। कौन से आव्यूह को शुक्राती विधि कहते हैं? प्रश्नोत्तर आव्यूह विधि, या अन्वेषण, योजना, या समीक्षा। 65 प्रश्नोत्तर कहते हैं आव्यूह को, इस बात शुक्राती विधि कहते हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? 5, 7, 8, 6। 5, 7, 8, 6। जल्दी से जवाब दें आप लोग, कितनी बताई उन्होंने? 8 बताई हैं। कितनी बताई उन्होंने? 8 बताए। उसके बाद प्रश्न नंबर 67 पे आ जाइए। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है? धार्मिक भावना से तो मतलब ही नहीं है, सामाजिक स्थिति से मतलब ही नहीं है, कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड से मतलब ही नहीं है, कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से प्रभावित है। बिल्कुल ठीक आंसर। प्रश्न नंबर 68, सकमैन का परीक्षा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? निगमनात्मक, आगात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68 का सेकंड, आगात्मक। और एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पे अवगत कराना चाहता हूँ कि जो लोग भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं करा लीजिए, और आप लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी ही ये सुनिश्चित करेगी कि क्लास में कितना आनंद आएगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपने देखा होगा डिजिटल बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड जो बड़ा सा होता है, जिसको आप सामने मतलब आप स्टैंड करके यानी कि खड़े होकर आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, तो मुझे उसकी अभी ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे सभी से, लोगों से जो भी हमारे पैड क्लास ले चुके हैं, उनसे तो कुछ कहना नहीं, उन्होंने तो पैड क्लास ले ही रखा है। जिन्होंने नहीं लिया है वो लोग क्लास लेने की कोशिश करें। देन बाकी अगर आप लोग कुछ डोनेट कर सकते हैं तो अपने हिसाब से आप लोग इच्छा अनुसार डोनेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखेंगे तो आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। क्योंकि इससे क्या रहेगा कि देखिए, जो पेड क्लासेस हैं उन सबको PDF प्रोवाइड कराई जाती है, और जो अनपेड क्लासेस हैं वीडियो तो एटलीस्ट वो देख ही लेते हैं, ठीक है ना। जब हम लाइव क्लास करने के बाद इसको पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश का मतलब होता है कि पब्लिक के लिए पब्लिश कर देते हैं, तो यूट्यूब पर कोई भी हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकता है, ठीक है।
तो अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग सहयोग जरूर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसने दी? 69 का स्किनर ने दी थी। किसने दी थी? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन है 70। स्किनर, क्रो एंड क्रो, ब्राउन, कुपुस्वामित। कौन है? क्रो और क्रो है। ठीक है, मैंने खैर कैमरा ले लिया है, आप सबको अवगत करा दूं, कैमरा काफ़ी महंगा मिला है। अब डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत है, हमारे पास सभी चीज़ें लगभग अवेलेबल हैं। तो अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो बढ़िया है, नहीं तो हमें तो करना ही है। थोड़ा लेट होगा, बस यही रहेगा। प्रश्न नंबर 71। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है। सामूहिक शिक्षण, डाल्टन पद्धति, कॉन्टैक्ट पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति। 71 का कौन सा हो जाएगा? सामूहिक शिक्षण। कौन सा हो जाएगा? सामूहिक शिक्षण हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। 72। विनेटिका प्लान, डाल्टन प्लान, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले मेथड। 72 का कौन सा हो जाएगा? डाल्टन प्लान हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सामान्य में ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे थॉर्नडाइक, पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक एंड वाटसन। तो किलपैट्रिक का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो यही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत विभिन्नता प्रकार है। शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। और आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, यूपी टेट के लिए काफ़ी समय हमें मिल गया है, यानी कि अगस्त सितंबर 2 महीना हमें बहुत पर्याप्त है हमारे लिए है। तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर या नवंबर में इसकी परीक्षा अब होगी। जो सितंबर अक्टूबर में होने जा रही थी, अब वो परीक्षा जो है कि जाके अक्टूबर तक संभावित है। कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर तक होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दिसंबर से पहले ही परीक्षा हो जाएगी आपकी, क्योंकि शिक्षक भर्ती भी लगभग 70,000 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो किसी की अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए, मतलब अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए और उसमें अपनी मतलब कहते हैं ना, एक धार दीजिए, एक अच्छी धार दीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में जाके 100+ नंबर आपके यूपी टेट में आ जाए। उसके तुरंत बाद शिक्षक भर्ती आनी है। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है जाति, प्रजाति, देश, आयु व वृद्धि, वंशानुगतम, लिंग भेद। व्यक्तिगत की जो बात होती है तो यहाँ जाति प्रजाति की बात तो नहीं है, लेकिन क्या है, वंशानुक्रम क्या करते हैं लोग? भेदभाव करते हैं। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं स्किनर, हैविंगहर्स्ट, क्रो एंड क्रो, टर्मन। प्रश्न नंबर 76। तो कौन है? हैविंगहर्स्ट है। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तिगत समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नता, परियोजना पद्धति। प्रश्न नंबर 77। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। 30 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया। मैंने सोचा था कि 30 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा समय लग गया इससे। तो कौन सा होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है भाई। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। उपरोक्त परिभाषा दी थी स्किनर ने, कर्ट लेविन ने, जेम्स ड्रेवन ने, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। 78 का स्किनर ने। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? व्यक्तित्व, आंतरिक भिन्नता, बाहरी भिन्नता, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? जो दिखाई देगी वो क्या होगी? आंतरिक तो दिखाई नहीं देगी ना आपको। अगर आंतरिक भिन्नता दिखाई देती तो उपरोक्त सभी हो जाता, इसलिए क्या होगा? बाहरी भिन्नता हो जाएगा। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं, ऐसे व्यक्तित्व भिन्नता क्या कहलाएगी? अब बता दीजिए आप लोग सही आंसर। अब क्या कहलाएगी? आंतरिक भिन्नता कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? आंतरिक भिन्नता कहलाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
और बाकी अभी मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ ईवीएस की क्लास लेने के लिए। बड़े मुश्किल से आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्लास मैं ले पाया हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, अगर जिस तरीके से अभी चल रहा है नेटवर्क वगैरह जो कुछ भी चल रहे हैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आपको इस क्लास के तुरंत 10-15 मिनट के बाद आपको ईवीएस की क्लास देखने को मिलेगी। अन्यथा अगर मान लो नहीं भी मिल पाती है तो आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होना, जो भी छुट्टी क्लासेस हैं वो करवा देंगे। 10 बजे तक भी हमारी टेक्निकल इशू सही हो जाएगी तो हम 10 बजे वो क्लास आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसे आप कीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। और किसी काम को करने से पहले ये सोच के चलिए कि हाँ हम इसको कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट रूप से कर लेंगे। और प्रत्येक दिन को आप अच्छा बनाइए अपने। ठीक है, कोई अड़ोसी पड़ोसी क्या कह रहा है उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, ऐसी बातों को बिल्कुल मत सुनिए जिससे आप बिल्कुल नकारात्मक में आ जाते हैं। क्योंकि नकारात्मक की इंग्लिश क्या होती है? नेगेटिव। पहले से ही न लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है ना। पॉजिटिव की क्या होती है? पी होती है, यानी कि पॉजिटिव। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखें और अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए। 101% जो है कि आप सबकी परीक्षा अक्टूबर तक होने होने जा रही है। उसके बाद शिक्षक भर्ती आ जाएगी नवंबर दिसंबर तक। देन आप लोग इलेक्शन से पहले पहले आप लोगों की काउंसलिंग होगी, आप लोग विद्यालय में होंगे। ठीक है।